हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर होते हैं वह अवकाश ग्रहण करने के बाद भी फॉर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं यदि ऑप्शन ए है कि देय राशि उसके ऋण खाते में ले जाई गई हो, या फिर वह सार्वजनिक सूचना नहीं देते हैं तो वह फॉर्म के अवकाश लेने के बाद भी उत्तरदायी माने जाएंगे फॉर्म के कार्यों के लिए, या फिर ऑप्शन सी है कि यदि वह समान व्यवसाय करने में लगे हुए हैं तो वह फॉर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब एक पार्टनर फॉर्म से अवकाश ले लेते हैं तो उन्हें फॉर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है, यानी कि अवकाश लेने के बाद फॉर्म ने जो भी काम किए हैं उसके बाद अवकाश लेने के बाद पार्टनर को वह किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं मानेंगे। अगर फॉर्म में लॉस होता है तो इसके लिए अवकाश ग्रहण करने वाला पार्टनर किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन यदि वह अवकाश ग्रहण करने की सूचना वह सार्वजनिक रूप से नहीं देता है, यानी कि सभी को वह इस बात को सूचना नहीं देता है कि हम अब फॉर्म से रिटायर हो रहे हैं, मेरा फॉर्म से अवकाश हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वह फॉर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। तो वहीं यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि जो हमारे अवकाश ग्रहण करने के बाद भी जो पार्टनर होते हैं वह फॉर्म के लिए कब उत्तरदायी माने जाएंगे। तो यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देते हैं तो वह उत्तरदायी माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देते हैं तो वह फॉर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे अवकाश ग्रहण करने के बाद भी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर यदि हानि होती है तो हम कौन से खाता को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक पार्टनर अवकाश ले रहे हैं और अवकाश लेते हैं तो फॉर्म को जो है वह लॉस होता है। ठीक है, तो इस लॉस को हम लोग किस खाते में क्रेडिट करेंगे। तो देखिए जब भी फॉर्म से पार्टनर अवकाश लेते हैं तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और इस साइड हम लोग डेबिट करते हैं और इधर क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देखिए। उसके बाद हम लोग डेबिट साइड में जितने भी फॉर्म के खर्चे होते हैं इनको लिखते हैं, जैसे सैलरी का, जैसे पार्टनर का सैलरी, कमीशन, ये सबको। ठीक है, उसके बाद फॉर्म के जितने भी इनकम होते हैं उनको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं और फिर हम दोनों तरफ का टोटल करते हैं। और यदि हमारा इनकम साइड का टोटल अधिक आता है और हमारा इधर एक्सपेंस यानी कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल अधिक आ रहा है और डेबिट का कम आ रहा है, तो एक तरह से इनकम अधिक है खर्च कम है तो यह प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन यदि डेबिट साइड का योग अधिक आ रहा है और क्रेडिट का कम आ रहा है तो एक तरह से यह लॉस होगा। तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर यदि लॉस होता है तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यानी लाभ हानि समायोजन खाता में इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में फॉर्म किसी भी साझी की इच्छा से भंग की जा सकती है। यहाँ कहा जा रहा है कि किन सिचुएशन में फॉर्म को किसी भी पार्टनर की इच्छा से भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि फॉर्म की निश्चित अवधि समाप्त होने पर, या फिर फॉर्म का उपक्रम पूरा होने पर, यानी फॉर्म का जो भी काम है वह पूरा हो जाता है तो वह उसे हम समाप्त कर देंगे, या फिर अभियोग चलाने वाले साझी के अलावा अन्य साझेदार अपना कर्तव्य पूरा करने में अयोग्य हो तब, या एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया हो जाए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि किस परिस्थिति में फॉर्म किसी भी साझी की इच्छा से भंग किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि अभियोग चलाने वाले साझेदार के अलावा अन्य सभी साझेदार जो होते हैं वह बोलते हैं कि हम अपना कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस सिचुएशन में जो साझेदारी है वह भंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर्म किसी एक साझी के इच्छा से भंग नहीं की जा सकती है। यहाँ बोला जा रहा है कि फॉर्म किसी भी एक पार्टनर की इच्छा से भंग नहीं की जा सकती है। कब?
ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि जब कोई साझेदार पागल हो जाए, या फिर ऑप्शन बी है कि अन्य साझेदार के आचरण व्यवसाय को क्षति पहुंचाने वाला हो, या फिर ऑप्शन सी है कि जब व्यवसाय केवल हानि उठाकर चलाया जाए, या फिर ऑप्शन डी है किसी साझेदार के दिवालिया घोषित हो जाने पर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर्म किसी एक साझेदार की इच्छा से भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक साझेदार की इच्छा से भंग नहीं किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर है और वह दिवालिया घोषित हो गया, तो इससे हम किसी भी फॉर्म के हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर के दिवालिया होने से फॉर्म कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म के विघटन से क्या आशय है। तो देखिए फॉर्म के विघटन से क्या आशय है। ऑप्शन ए है कि एक साझी द्वारा अवकाश लेना, या एक साझेदार द्वारा दिवालिया होना, साझेदारी सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति होना, और एक का अवकाश लेना और दूसरे का प्रवेश करना। तो देखिए फॉर्म जो होता है, फॉर्म का विघटन होता है तो वह सभी साझेदारों के बीच जो साझेदारी होती है वह समाप्त हो जाता है, तो फॉर्म का विघटन हो जाता है। ठीक है, और एक साझेदार के अवकाश लेने से फॉर्म का पुनर्गठन हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर एक साझेदार दिवालिया हो गया तो उस सिचुएशन में भी फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, या फिर अगर कोई एक पार्टनर अवकाश ले रहा है और दूसरा पार्टनर प्रवेश कर रहा है, तो इस सब सिचुएशन में जो फॉर्म होती है वह पुनर्गठित हो सकती है, लेकिन वह फॉर्म समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या होगा कि सी हो जाएगा। ठीक है, कि सभी साझेदार के बीच अगर साझेदारी समाप्त हो जाती है तो फॉर्म भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्म को समाप्त होने के लिए सभी साझेदारी के बीच जो साझेदारी है वह समाप्त होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघटन के समय व्यापार की हानियों की पूर्ति की जाती है। यदि मान लीजिए कि फॉर्म का विघटन हो गया और उस समय व्यापार को हानि हुई, तो उस हानि की पूर्ति सर्वप्रथम हम लोग सबसे पहले किस में से करेंगे, यानी पूंजी में से करेंगे, या फिर लाभ में से करेंगे, या फिर साझेदारों के व्यक्तिगत साधनों से करेंगे, या दान देकर करेंगे। तो देखिए विघटन के समय अगर व्यापार को हानि होती है तो हानि की पूर्ति सर्वप्रथम हम लोग फॉर्म के जो भी प्रॉफिट है उससे करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म के प्रॉफिट से किया जाएगा, उसके बाद जो होगा उसके पूंजी से लिया जाता है, उसके बाद साझेदार के व्यक्तिगत साधनों से भी लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि सर्वप्रथम जब फॉर्म का विघटन होता है तो उसकी हानि की पूर्ति हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट में से करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उस पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।